तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो शायद हमारी सिविक्स की किताबों में कहीं दबा रह गया था। और यकीन मानिए, ये कोई बोरिंग स्कूल का चैप्टर नहीं है। ये तो एक तरह का सीक्रेट कोड है, एक स्मार्ट, जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनने का। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। देखिए, हम सब अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो खूब बात करते हैं, है ना? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और हमें पता भी होना चाहिए। पर क्या कभी सोचा है कि सिटीजनशिप के सिक्के का एक दूसरा उतना ही जरूरी पहलू भी है? हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की। क्योंकि सोचिए, सिर्फ राइट्स हमें हकदार बना सकते हैं, लेकिन राइट्स और ड्यूटीज का बैलेंस ही हमें एक कंप्लीट सिटीजन बनाता है। अच्छा, अब एक मजेदार बल्कि कहूँ तो चौंकाने वाला फैक्ट सुनिए। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें राइट्स पर तो पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा चैप्टर था, पर ड्यूटीज जीरो, एक भी नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि भाई कर्तव्य की भावना तो हम भारतीयों में नेचुरली होती है, उसे लिखने की क्या जरूरत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये शुरू से नहीं थे तो ये आए कहाँ से? कैसे जुड़ा ये चैप्टर हमारे संविधान में? तो इस कहानी के मेन हीरो हैं सरदार स्वर्ण सिंह और उनकी कमेटी। और हाँ, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक प्रो टिप है। ये नाम स्वर्ण सिंह कमेटी, इसे तो दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ड्यूटीज काफी बाद में आई। बात है 1976 की। देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी और तब 42nd अमेंडमेंट के जरिए 10 ड्यूटीज जोड़ी गईं। फिर काफी साल बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट ने 11वीं ड्यूटी, जो एजुकेशन से जुड़ी है, उसे भी जोड़ दिया। मतलब इन ड्यूटीज का जन्म ही देश के एक बहुत टर्बुलेंट, उथल-पुथल वाले दौर में हुआ था। तो ये है वो 11 ड्यूटीज जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में दी गई हैं। अब मुझे पता है 11 की 11 याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलिए एक काम करते हैं। हम इन्हें याद रखने के लिए 3 आसान बकेट्स या कैटेगरीज में बांट लेते हैं। पहली पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति वाली ड्यूटीज, दूसरी सोशल यानी सामाजिक ड्यूटीज, और तीसरी पर्सनल यानी व्यक्तिगत ड्यूटीज। तो सबसे पहले आते हैं पेट्रियोटिक ड्यूटीज। इनमें क्या क्या है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे तिरंगा और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, और जब भी देश को जरूरत पड़े उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। ये सब कुछ हमारे देश के प्रति हमारे समर्पण को दिखाता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे बकेट पर, सोशल ड्यूटीज। ये वो कर्तव्य हैं जो समाज से जुड़े हैं, जैसे आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हमारे देश के रिच कल्चर और विरासत को सहेजना और उसकी कद्र करना, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास के पर्यावरण को बचाना और बेहतर बनाना, और हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना। ये हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। और आखिर में आती हैं हमारी पर्सनल ड्यूटीज। ये हमारे खुद के विकास के बारे में है, जैसे साइंटिफिक सोच को अपनाना, सवाल पूछने और सुधार करने की भावना रखना, अपनी जिंदगी के हर काम में, चाहे वो अकेले कर रहे हों या टीम में, एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करना। और वो 11वीं ड्यूटी जो बाद में जुड़ी, कि हर माता पिता या गार्जियन अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के मौके जरूर दें। ये खुद को बेहतर बनाने का एक मिशन है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, एक परफेक्ट सिटीजन बनने की चेकलिस्ट जैसा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा पेज जो इन ड्यूटीज को एक बिना दांत वाला शेर बना देता है। और शायद यही वजह है कि अक्सर लोग इन्हें सीरियसली नहीं लेते। और वो ट्विस्ट छिपा है इस एक शब्द में, नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई इन ड्यूटीज को नहीं मानता तो आप उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसके लिए कोई कानूनी सजा नहीं है। इसको ऐसे समझिए, जैसे घर पर मम्मी पापा कहते हैं, बेटा कमरा साफ रखो। अब ये आपकी मॉरल ड्यूटी तो है, पर कमरा गंदा रखने पर कोई आपको जेल में तो नहीं डाल देगा, है ना? बस ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, कोई कोर्ट केस नहीं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, और मुझे पता है सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अगर कोई सजा ही नहीं है तो फिर इन ड्यूटीज का पॉइंट क्या है? ये है ही क्यों? क्या ये बस संविधान में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें हैं? तो चलिए अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका जवाब बड़ा शानदार है। देखिए, इन ड्यूटीज की असली ताकत सीधे सीधे इनमें नहीं, बल्कि हमारे देश के पहले से मौजूद कानूनों के नेटवर्क में छिपी है। साल 1999 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था वर्मा कमेटी।
इस कमिटी ने ही इन डॉट्स को कनेक्ट किया। उन्होंने बताया कि भले ही ये ड्यूटीज़ खुद में नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन इनको बैक करने के लिए कई पावरफुल कानून पहले से ही मौजूद हैं। और ये कनेक्शन यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। जरा देखिए, हमारी ड्यूटी है कि हम नेशनल फ्लैग की इज्जत करें। अब अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस पर आर्टिकल 51A के तहत केस नहीं होगा, लेकिन उस पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत जरूर कार्रवाई होगी। हमारी ड्यूटी है पर्यावरण को बचाना, और इसके लिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो आप समझे, इनडायरेक्टली दूसरे कानूनों के जरिए इन ड्यूटीज को असली कानूनी दांत मिलते हैं। और इनका एक और बहुत बड़ा रोल है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक यार्ड स्टिक, एक पैमाने की तरह काम करती हैं। जब भी कोर्ट को ये तय करना होता है कि कोई नया कानून सही है या नहीं, तो वो देखती है कि क्या वो कानून इन फंडामेंटल ड्यूटीज की भावना से मेल खाता है। तो बॉटम लाइन क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमें सजा से डराने के लिए नहीं है। ये हमारे लिए एक मॉरल कंपस है, एक रिमाइंडर है कि एक नागरिक होने का मतलब सिर्फ हक लेना नहीं होता, बल्कि देश को बनाने में अपना योगदान देना भी होता है। तो अब जब हम इनकी असली ताकत को समझ चुके हैं, तो चलिए इसे एक्शन में लाते हैं। जरा सोचिए, इन सारी ड्यूटीज में से ऐसी कौन सी एक ड्यूटी है जो आपके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है? क्या वो हमारी विरासत को बचाने वाली ड्यूटी है, या फिर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाली, या फिर जैसा कि हमने देखा, हमारे पर्यावरण को बचाने और बेहतर बनाने वाली ड्यूटी? बस एक छोटी सी प्रैक्टिकल चीज सोचिए जो इस हफ्ते उस ड्यूटी को निभाने के लिए की जा सकती है। शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, या पानी बचाने जैसा कोई छोटा सा कदम। तो आपके लिए ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस हफ्ते आप कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? क्योंकि याद रखिए, एक महान देश सिर्फ हक मांगने वालों से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य निभाने वालों से भी बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।